नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत एक अपडेट के साथ करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं श्रमिकों की, बेरोजगारों की, वो दरअसल ममता बनर्जी की वजह से है। ममता सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ये संबित पात्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि अपने राज्य के फंसे लोगों को लाना बंगाल का दायित्व है। केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के लिए फंड रिलीज कर चुकी है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये राज्यों पर निर्भर है। लेकिन सीधे तौर पर यहां पर विपक्षी सरकारों पर और साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों पर संबित पात्रा का निशाना। उनका कहना था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर अब इन राज्यों को फैसला लेना है, उनके ऊपर पैसे खर्च करने हैं। अब रुक करेंगे हमारी इस खास पेशकश का, क्योंकि देश के तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। राज्य सरकार इनके लिए क्वारंटीन सेंटर के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में इन दावों की पोल खुल गई है। बदहाली का आलम यह है कि पटना के करीब बाढ़ में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुस्से की आग भड़की तो कुर्सियां टूटने लगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बस आप गिनते जाइए। ये हंगामा बरपा है पटना से करीब 65 किलोमीटर दूर बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर में। कोरोना के संक्रमण काल में जो मजदूर बिहार लौटकर आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर में रहने की व्यवस्था है। लेकिन यही व्यवस्था जब बदहाली में बदलने लगी तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में चल रहे इस क्वारंटीन सेंटर की बजबजाती व्यवस्था के बाद लोगों का गुस्सा कुर्सियों पर टूटा। लोगों का कहना है कि यहाँ टॉयलेट जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी ठीक नहीं है। खाना में पानी नहीं आता है, भाई खाना करने की व्यवस्था नहीं, पानी आधे नहीं आता, गंदगी बहुत ज्यादा वहाँ पर है सर। खाना भी धीरे नहीं मिला है, भाई खाना मिलना कचरा है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की शिकायत की फहरिस्त लंबी है। जब सेंटर के अंदर तोड़फोड़ से मन नहीं भरा तो सड़क पर आकर भी बवाल करने लगे। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उन्हें अपना दर्द बताया। बाढ़ में क्वारंटीन सेंटर का ये हाल तब है जब चंद रोज पहले ही पटना के डीएम कुमार रवि ने हालात का जायजा लिया था। तब डीएम साहब बाढ़ आए थे तो उन्हें सब कुछ ठीक लगा। पूरे जिले में कुल मिलाकर के 42 केंद्र भी चलाए जा रहे हैं और उसमें लगभग 1600 लोग आवासित हैं और सभी जगहों पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। और जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें लोग आकर के रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बाढ़ में निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर लगभग 400 लोग आवासित हैं और सभी लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है, साथ में यहाँ पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पटना के डीएम ने बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर जाकर सिर्फ खाना पूर्ति की? क्या बाढ़ के सभी क्वारंटीन सेंटर के हालात का जायजा लिया? अगर जायजा लिया तो फिर ऐसी बदहाली चंद रोज में ही क्यों हो गई? आपको बता दें, बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर की लापरवाही तब है जब यहाँ महज चंद दिनों में ही कोरोना के संक्रमण अचानक से बढ़ गए हैं। बाढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या 21 हो गई है। बाढ़ के पंडारक के क्वारंटीन सेंटर में बवाल के बाद पटना में फोन घनघनाने लगे। अधिकारियों की नींद उड़ गई, जिसके बाद क्वारंटीन सेंटर के हालात को सुधारने की कोशिश शुरू हो गई। वहां सुरक्षा के साथ साथ कमियों को भी दूर करने का प्रशासन का दावा है। अगर यही चुस्ती पहले दिखाई होती तो शायद हजारों किलोमीटर चलकर बिहार लौटे मजदूरों को बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात तो साफ है कि पटना के बाढ़ की घटना नीतीश सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करनी ही पड़ेगी।
और बता दें कि अगले एक हफ्ते में 1.25 लाख से भी ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौटने वाले हैं और ऐसे में ये ज़रूरी है कि राज्य सरकार इन क्वारंटाइन केंद्रों को भगवान भरोसे ना छोड़कर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करे। बाढ़ से धर्मेंद्र और कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कई दावे किए हैं, लेकिन उन दावों पर कितना अमल हो रहा है वो शहर शहर से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आपको दिखाते हैं कैसे कुछ जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बद इंतजामी का अड्डा बनकर रह गए। बिहार लौटे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिस्टम के खिलाफ नाराजगी है। सभी मजदूर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने गए थे, लेकिन वायरस से हालात बेकाबू हुए तो काफी मशक्कत के बाद सभी अपने शहर लौटे। संकट की इस घड़ी में सत्ता से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये मजदूर प्रदेश से लौटे तो उन उम्मीदों के हवा होते देर नहीं लगी। नीतीश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। दावा है कि वहां जरूरत की तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी, लेकिन आज तक की टीम ने राज्य के अलग अलग शहरों में जाकर उन तमाम सेंटर्स की पड़ताल की। वहां जो हालात दिखे वो हैरान करने वाले थे। आपको दिखाते हैं हाजीपुर में मुख्यालय बने एक ऐसे सेंटर की जहां दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद ही सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। 600 से ज्यादा मजदूरों को इस छोटे से सेंटर पर रहने के लिए भेज दिया गया, लेकिन प्रशासन ने इंतजाम के नाम पर क्या किया ये भी देख लीजिए। सिर्फ खाना पूर्ति की गई। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। ना तो कोई पुलिस वाला आसपास दिखा और ना ही कोई रोक टोक। सब कुछ राम भरोसे। आदमी को लाकर भी यहाँ पर छोड़ दिया गया। वो लोग कैसे जाएगा घर? रो रहा है, सब रो रहा है। 5 दिन से खाना नहीं खाया, हम लोग को बता रहा था। उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अभी यह दुख ना उन्हीं लोग से सुन लीजिए। वहाँ पर बहुत है, 40-50 आदमी है, जाके ये पूछिए। बदहाली की ये पहली तस्वीर नहीं थी। इसी सेंटर पे एक शख्स तो कार से अपने नाते रिश्तेदार को खोजता सेंटर के अंदर दाखिल हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पटना ले जाना है, भाई है। अच्छा, भाई है। हाँ। तो अंदर जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का ये हाल रहेगा तो कैसे रुकेगा कोरोना? खतरा क्यों ना बढ़े? प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं। अब आपको दिखाते हैं बेतिया के क्वारंटीन सेंटर का हाल। यहाँ 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक खाना नहीं मिला तो मजदूर थाने पहुंच गए। पंजाब से आए इन मजदूरों का प्रशासन ने योगापट्टी क्वारंटीन सेंटर में रखा था, लेकिन 2 वक्त का खाना भी मुनासिब नहीं हो रहा था। शौचालय, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेकार हालत में थी। मरता क्या न करता। हालत देख गुस्सा फूटा तो सभी 84 मजदूर पैदल ही 10 किलोमीटर दूर थाने पहुंच गए और हंगामा कर दिया। हमारा घर सुनवार पड़ी। कब आइल बड़ा या क्वारंटाइन सेंटर में? 10 बजे करीब माइल बन हमने के। काहे भाग के चले लागे? सुविधा कोनो सुविधा ना। खाना अभी तक नहीं खेले। सरकार सुविधा दिलबा कि अलग 1 मीटर के दूरी पर सूते के जाम के सोट के सूते पड़ता, बीमारी हो जाएगा। सूते बेटा। हंगामे पर प्रशासन की नींद टूटी। फौरन सभी मजदूरों को समझा बुझाकर वापस क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में तो एक मजदूर की जान भी चली गई। वो 10 दिनों से वहां रह रहा था। इस मौत के बाद क्वारंटीन सेंटर के अन्य मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन के काफी मान मनोबल के बाद सभी मजदूरों को वहां से हटाया गया। मधुबनी से अभिषेक कुमार झा और बेतिया से रामेंद्र गौतम और संदीप आनंद, हाजीपुर आज तक। नीतीश सरकार चाहती तो हालात और बेहतर हो सकते थे और कोरोना संकट की लड़ाई को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन अधिकारी सुस्त रहे। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। ये नीतीश राज का क्वारंटीन सेंटर है, जहां खाने में कीड़े मिल रहे हैं। थाली में जीता जागता सबूत आपके सामने है।
प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटे थे, लेकिन कोरोना के खतरे को कम करने के लिए उन्हें गोपालगंज के इस क्वारंटीन सेंटर में रुकना पड़ा, जहां उनका स्वागत इस अंदाज में हुआ। मानिकपुर इलाके में जब सड़े अनाज से तैयार खाना सामने आया तो मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। कीड़ा रहता है, रोकना खाना में कीड़ा रहता है, घुन रहता है, धान रहता है, और खाना एक ही किस्म का सब जगह मिलता है। वो भी बोलते हैं ठीक है, और बोलते हैं कि जो हमको खाना के लिए मसाला वसाला कुछ नहीं मिलता है, हम जो मिलता है वही बनाते हैं। अभी खाना में क्या हुआ है? अभी कीड़ा है, खाना में कीड़ा है। पेट भर भोजन के लिए यहाँ मजदूरों ने बवाल किया। उनमें से कुछ तो बद इंतजामी की वजह से मच्छरों का भी शिकार हुए थे। हालात की खबर लगते ही अधिकारी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंच गए और वादे करके उनकी नाराजगी कम की। अब एक तस्वीर देखिए कटिहार की, जहां स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रुकी तो खाने के लिए लूट मच गई। ये सरकार के मुंह पर तमाचा है। सवाल है कि आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। तेरह मई को दोपहर पहुंची थी ये ट्रेन। मजदूरों के लिए बोरे में भरकर खाना लाया गया था, लेकिन इंतजाम नाकाम था। मजदूर बेबस थे। ऐसी कहानी किसी एक शहर या किसी एक क्वारंटीन सेंटर की नहीं। अब आपको दिखाते हैं सीतामढ़ी का हाल, जहां मजदूरों को नारेबाजी पर उतरना पड़ा। यहां पीने के पानी वाले हैंडपंप से कीचड़ निकल रहा था तो बिस्तर से बिच्छू। जब पानी सिर के ऊपर गया तो बेला इलाके के इस क्वारंटीन सेंटर के जर्जर हालात की वीडियो बनाई और वायरल कर दिया। शर्म तो ये कि प्रशासन इन तमाम आरोपों को खारिज करता नजर आया। सीतामढ़ी के बुलाकीपुर में भी क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने बवाल कर दिया। सीतामढ़ी से केशवानंद और कटिहार से विपुल राहुल के साथ सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज आज तक। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में बवाल पर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने तो क्वारंटीन सेंटर को यातना शिविर तक करार दे दिया है। ये मामला हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। हालांकि क्वारंटीन सेंटर से लगातार ऐसे आ रहे मामले के बाद नीतीश सरकार ने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो पटना भी हिल गया। सियासी गलियारे में बिहार के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की चर्चा की गूंज सुनाई देने लगी। विपक्ष आग बबूला हो गया। क्वारंटीन सेंटर के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा, बिहार में क्वारंटीन केंद्रों को यातना शिविर में तब्दील कर दिया गया है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की जो बदहाल स्थिति है ये आए दिन उजागर हो रही है। आज बाढ़ में जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा हुआ है, कुर्सियां चली हैं, तोड़ फोड़ हुआ है। जब क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को, मजदूरों को खाना ठीक नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, शौचालय साफ नहीं मिलेगा। बिहार में कई क्वारंटीन सेंटर पर हंगामे हुए। कहीं खाने की शिकायत तो कहीं सुरक्षा का टोटा तो कहीं सरकारी अमले की लापरवाही साफ दिखी। नवादा, बाढ़, बेतिया, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा और फॉरबिसगंज के क्वारंटीन सेंटर से हंगामे की खबर आई। इस बीच क्वारंटीन सेंटर्स पर अव्यवस्था के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। नीतीश सरकार से हाईकोर्ट ने 18 मई तक जानकारी मांगी है, जिस पर 19 मई को सुनवाई होगी। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में आई खामियों के बाद नीतीश सरकार ने सभी डीएम को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। और हमने सरकार ने कलेक्टर्स लोग को बोला है कि इसकी पूरी जानकारी या पूरी जांच कीजिए, कुव्यवस्था कहीं न फैले। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बनती है। अगर किसी की गलती के कारण हुआ है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। खाने पीने की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें जो भी अधिकारी गलती करते पाए जाएंगे वो नप जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में कुव्यवस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
कोरोना के खिलाफ जंग में नीतीश सरकार शुरू दिन से ही लॉकडाउन का पालन करने की बातें कहती रही है, लेकिन जब कई राज्यों में मजदूर आने लगे तो बिहार सरकार पर भी दबाव बना। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आने लगे। मजदूरों की भारी संख्या को देखते हुए नीतीश कुमार ने जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को प्रशासन डिग्निटी किट देकर लगातार स्वागत कर रही है। पुरुषों को मच्छरदानी, गमछी, लुंगी, बाल्टी, कटोरा, साबुन समेत जरूरत के सभी सामान दिए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में यही वो लोग हैं जिनके जरिए बिहार में लड़ाई लड़ी जा रही है। क्वारंटीन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है और इन लोगों का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। लिहाजा सरकारी बाबुओं को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना कोरोना के संक्रमण काल में अफसरों की लाल फीताशाही बिहार के लिए भारी पड़ सकता है। पटना से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की रफ्तार कल फिर तेज हो गई। कल करीब 4000 नए मामले सामने आए, जबकि 100 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा अब देश भर में 81,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। चौबीस घंटे में करीब 4000 कोरोना मरीज। देश में कोरोना के केस 81,000 पार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 पार। जबकि लॉकडाउन पार्ट 3 2 दिनों में खत्म होने वाला है। करीब 52 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में कोरोना केस की संख्या 81,970 तक पहुंच गई है। इनमें 27,920 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2,649 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगर 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में 3,967 का इजाफा हुआ है, जबकि इससे आधे से भी कम 1,685 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कल 100 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस की रफ्तार सबसे ज्यादा देश के बड़े शहरों को डरा रही है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई या फिर गुजरात का अहमदाबाद, कोरोना के केस यहाँ बहुत ज्यादा हैं। इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली में कोरोना के केस 8,000 से ज्यादा हैं, तो मुंबई में ये 17,000 छूने को है। कोलकाता में कोरोना केस 1,000 को पार कर गया है। यहाँ 146 लोगों की मौत हुई है, जो कि कोरोना केस की संख्या के लिहाज से ज्यादा हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 6,910 केस हैं, तो चेन्नई में 5,637। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 10 दिन से अहमदाबाद नगर निगम के जरिए जो सब्जी और किराना की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, वो आज शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से ही जो सब्जी विक्रेता है वो उनको एक हेल्थ कार्ड इश्यू किया गया है और उसी हेल्थ कार्ड के जरिए ये जो हेल्थ कार्ड है इसे हर 7 दिन पर रिन्यू करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग चुकी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना केस में ये अभी भी टॉप पर बना हुआ है। यहाँ कोरोना के कुल केस 27,524 हैं, जबकि 6,059 मरीज ठीक हुए हैं। 1,019 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे वक्त में जब तमाम राज्य लॉकडाउन हल्का करने की सोच रहे हैं, ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो मौजूदा हाल में चीन से रिश्ता तोड़ सकते हैं। अमेरिका लगातार चीन पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन पहली बार ट्रंप ने सीधे तौर पर रिश्ता तोड़ देने की धमकी दी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ हमलावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन पर एक और बड़ा वार किया है। ट्रंप ने चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहता। जिनपिंग से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। मुझे चीन ने मायूस किया है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद हमलावर मूड में हैं। वो कुल मिलाकर चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं।
अमेरिका के कई सीनेटर और विश्लेषक भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say, it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. We'll buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. I think we have to make the world wealthy at our expense. I don't even know where these people come from, but those days are over. And if nothing else, over the last 2 months. अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चीन से मांग कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान के प्रयोगशाला जांचने की इजाजत दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पालघर के साधुओं की मॉब लिंचिंग का केस लड़ रहे वकील के सहायक की सड़क हादसे में जान चली गई। इसके बाद एक बार फिर पालघर को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने सवाल पूछा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है। पालघर में जिन साधुओं की मॉब लिंचिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस पालघर में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साधु मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में संतों की तरफ से केस लड़ रहे दिग्विजय रोज की तरह कोर्ट गाड़ी से रवाना हुए, जहां मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार ने नियंत्रण खो दिया और वो डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई, जबकि महिला वकील घायल है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय दिग्विजय ही गाड़ी चला रहे थे। जो बातें हम लोग मालूम पड़ी कि वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था और कोई बात नहीं थी, तो इसलिए अभी तक किसी षड्यंत्र या किसी बात के बारे में हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस तरह से पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत हुई, उसके बाद वकील की मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अचानक हुई इस मौत को लेकर साजिश की आशंका जताई है। पालघर में संतों की हत्या मामले में वीएचपी के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये खबर विचलित करने वाली है। क्या ये केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर या तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया या एफआईआर कराई? खैर, ये जांच का विषय है। पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है। मामले को लेकर कई गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं उद्धव सरकार लगातार हिंसा पर न्याय दिलाने का भरोसा दिला रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। महाअघाड़ी सरकार को चेतावनी देता हूं कि तुरंत उस मामले की जांच करें और सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कभी खुद की जांच कोई नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार केस से जुड़े एक जूनियर वकील की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी दुखद है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल एक बार फिर पालघर पर सियासत तेज हो गई है और साधुओं की मौत के बाद अब वकील की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। पालघर से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो।